दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड और थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है ब्रेटन साइकिल। आज हम लोग ब्रेटन साइकिल का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसकी वर्किंग समझेंगे, इसके कंपोनेंट समझेंगे, पीवी एंड टीएस डायग्राम समझेंगे और इसकी थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन हमें आप सुनेंगे तो और अच्छी समझ में आएगा। आप लोगों ने गैस टरबाइन इंजन और जेट इंजन का नाम सुना होगा। जो गैस टरबाइन इंजन है या फिर जेट इंजन है, इनकी जो वर्किंग प्रोसेस है वह ब्रेटन साइकिल पर बेस्ड है या फिर कह सकते हैं ब्रेटन साइकिल पर आधारित है। और इसके बाद जो दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि ब्रेटन साइकिल का नाम ब्रेटन साइकिल क्यों पड़ा, तो जो हमारे जॉर्ज ब्रेटन थे उन्होंने 1872 में इस साइकिल का निर्माण किया था और इसका नाम अपने ही सरनेम पर रखा था, ब्रेटन साइकिल। अब क्वेश्चन आता है ब्रेटन साइकिल है वह कैसे काम करती है, तो यह काम करती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का मतलब है कि इसमें जो हीट सप्लाई होती है वह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होती है और हीट रिजेक्ट होती है वह भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर होती है। फिर से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फिर यह इसके अंदर जो फ्यूल है वह वर्क कैसे करता है, तो इसके अंदर जो हमारी एयर होती है और जो फ्यूल है दोनों को मिक्स किया जाता है और कंप्रेस किया जाता है और वह जो फ्यूल और एयर है वह कंप्रेस होने के बाद उसके अंदर से हम जो एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी का उपयोग करते हैं हम किसमें, वर्किंग के लिए। अब ये वर्किंग कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, कंप्लीट प्रोसेस हम तभी समझ में आएगी जब हम इसके सारे कंपोनेंट समझ लेंगे और कैसे कंपोनेंट वर्क करते हैं वह भी समझ लेंगे, तभी हमें इसकी वर्किंग समझ में आएगी। अभी नॉर्मली मैंने कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वह समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गए होंगे। अब सबसे पहले हम चलेंगे, जो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसके जो कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं उन कंपोनेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट का यूज किया जाता है। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंबस्टर, तीसरा होता है टरबाइन। अब तीनों के बारे में ध्यान से सुनना है जो मैं समझा रहा हूं। पहला होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का यहाँ पर काम होता है एयर को कंप्रेस करना। क्या होता है, एयर को कंप्रेस करना। और जो कंप्रेस करने का भी मतलब नहीं समझते तो ध्यान से सुन लें। यहाँ पर जो कंप्रेस करने का मतलब होता है जो एयर होती है उसके प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर मतलब जो दबाव होता है, दाब होता है, उसको बढ़ाना। तो हम जो प्रेशर बढ़ाते हैं उससे यहाँ पर 2 काम होते हैं, एक तो प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। तो कंप्रेसर का क्या काम हुआ, यहाँ पर एयर के प्रेशर को बढ़ाना और वॉल्यूम कम होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कंबस्टर लगा हुआ है। कंबस्टर का भी फंक्शन सुन लें, तो इसके अंदर हमारी क्या होती है, जो हमारा फ्यूल होता है और एयर होता है जो कंप्रेस होके आती है वह इसके अंदर क्या होती है, बर्न होती है। कंबस्टर के अंदर क्या होता है, हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर क्या होता है, बर्न होता है। ये भी आप समझ जाओगे। नेक्स्ट होता है यहाँ पर जो टरबाइन। टरबाइन के अंदर हमें वर्क डन मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो यहाँ पर एयर फ्यूल का मिक्सर जलेगा और जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जो पर एनर्जी यहाँ पर आएगी वह टरबाइन की कहाँ पर, या गैस आएगी ऐसा भी बोल सकते हैं, जो गैस आएगी वह यहाँ पर टरबाइन लगा है। टरबाइन में क्या होती है, एक रोटर लगा रहता है, उसके ऊपर क्या लगी जाती है, ब्लेड्स लगी रहती है। उस ब्लेड पे क्या होती है, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जो गैस होती है वह टकराती है और ब्लेड से क्या होता है, ये टरबाइन जो लगा हुआ है घूमने लगती है। ब्लेड से टकराकर जो यहाँ पर रोटर लगा हुआ है घूमने लगता है, वह घूमता है तो यहाँ पर इसके साथ एक शाफ्ट जुड़ी जाती है, वह शाफ्ट भी घूमने लगती है और शाफ्ट जनरेटर से जुड़ी जाती है। जनरेटर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस तरह टरबाइन के अंदर हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। वर्क डन कैसे मिलता है अभी मैं समझा चुका हूँ, ध्यान समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी क्या होती है, जो एयर जो हमारी गैस है वह एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के बाद यहाँ पर वर्क डन होता है, उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, प्रेशर भी डाउन हो जाता है। फिर क्या होती है, जब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस होती है यहाँ से एडजस्ट हो जाती है और बाहर हमारे एनवायरमेंट में चली जाती है। इस तरह तीनों कंपोनेंट का यहाँ पर मतलब समझ चुके होते हैं। अब वर्किंग भी नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी कैसे वर्क करता है, कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है यहाँ से एयर क्या करता है, सक करता है,
कंप्रेसर जब सक करता है, सक करेगा तो कंप्रेसर के अंदर क्या होती है, जो भी हमारा रोटरी टाइप का शायद कंप्रेसर यूज होता है, कौन सा, रोटरी टाइप का, तो यह एयर को क्या होता है अंदर कंप्रेस करेगा। जब एयर कंप्रेस होगी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर कोई पूछता है कि जो कंप्रेसर है उसके अंदर क्या क्या बढ़ता कम होता है, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है, ये चीज याद रखना। तो प्रेशर बढ़ता है तो हाई प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर की एयर हो जाएगी, वह हाई प्रेशर की एयर कहाँ जाती है, कंबस्टर के अंदर जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यूल है वह भी मिक्स होता है, तो जो हमारा एयर है और फ्यूल है इन दोनों का मिक्सर कंबस्टर के अंदर जाता है। यहाँ पर हीट सप्लाई होती है, और हीट सप्लाई होने से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। जलेगा तो फिर क्या होगा, जलने के बाद वह गैस क्या कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। आगे जाएगी वह कैसी होगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की होगी। तो वह जो गैस होगी वह कहाँ, टरबाइन के ब्लेड से टकराएगी। टरबाइन के ब्लेड से टकराती है, उससे क्या होता है, टरबाइन की अंदर जो रोटर लगाया तो वह घूमने लगता है, वह घूमेगा तो उससे जुड़ी हुई यहाँ पर शाफ्ट लगी रहती है। शाफ्ट कैसे लगी रहती है मैं बता देता हूँ। वह शाफ्ट क्या होगी, घूमने लगेगी, शाफ्ट घूमेगी तो उससे जनरेटर लगा रहता है। यहाँ पर मैं ऐसे लगा के दिखा देता हूँ, आप डायग्राम कंप्लीट बना तो ये भी यहाँ पर ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना के आए तो यहाँ पर क्या लगा रहता है, जनरेटर भी आप लिख सकते हैं, जनरेटर। तो यहाँ पर जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये रोटर घूमेगा उससे शाफ्ट जुड़ी रहती है, इसलिए शाफ्ट भी घूमने लगती है। अब जो यहाँ पर क्या होती है, इस टरबाइन के अंदर जो हमारी गैस है एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है वॉल्यूम बढ़ता है। और तो उससे क्या होता है, उसकी जो टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है। वह लो प्रेशर एंड हमारी क्या होती है, लो टेम्परेचर गैस है वह क्या है, एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब बाहर एनवायरमेंट में निकल जाती है। अब जो यहाँ पर जो कंप्रेसर लगा है और जो टरबाइन है वह एक ही शाफ्ट पे लगे रहते हैं, इसलिए जो हमारा टरबाइन घूमता है उसके साथ हमारा कंप्रेसर भी काम कैसे करता है, इससे अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, टरबाइन के साथ ही जोड़ दिया जाता है। टरबाइन की जो यहाँ पर रोटर घूमेगा उसके साथ हमारा टरबाइन कंप्रेसर भी घूमने लगता है। ये भी आपको समझ गया। जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया ये ओपन गैस टरबाइन का एग्जांपल है, ये भी याद रख, क्या ओपन गैस टरबाइन का एग्जांपल है, ये आप समझ गए। तो नॉर्मली आप इसकी कंपोनेंट और वर्किंग समझ चुके होंगे। अब हम इसका पीवी और टीएस डायग्राम समझेंगे, उसको भी आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर हमने दोनों डायग्राम ले लिए, ये पीवी डायग्राम और ये टीएस डायग्राम। ध्यान से जो मेरा एरो चल रहा है उस पर ध्यान देना है। ये पीवी डायग्राम, पीवी का मतलब होता है प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं और वॉल्यूम को हम प्रेशर को हम वर्टिकल लाइन पर लेते हैं, और जो वॉल्यूम है उसको हम कहाँ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं। दो जो बातें समझ गए, प्रेशर कहाँ पर लेते हैं हम, वर्टिकल लाइन पर लेते हैं, और वॉल्यूम को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं। अब इसके अंदर जो यहाँ पर 1 लिखा है 1 और ये लिखा 2, ये 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है, कंप्रेसर प्रोसेस है। इसके अंदर एयर कंप्रेस होती है। और इसके पीवी डायग्राम के अंदर देखें यहाँ पर 1 बना हुआ है, यहाँ पर 2 बना हुआ है। ये 1 से 2 कौन सी प्रोसेस हो रही है, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्या हो रही है, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबेटिक का मतलब यहाँ पर कोई भी हीट ना सप्लाई हो रही है ना ही रिजेक्ट हो रही है। तो 1 से 2 प्रोसेस क्या दिखा रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सी, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ऊपर को एरो बना हुआ है, ऐसा ही डायग्राम आपको सेम का सेम बनाना है। फिर से यहाँ 2 और 3, ये दिख रहा है 2 और 3। 2 और 3 क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है Q मतलब होता है हीट का सिंबल है, यहाँ पर हीट सप्लाई हो रही है। जैसे 2 से 3 प्रोसेस में क्या होती है, हीट सप्लाई होती है कंबस्टर के अंदर, वैसा ही 2 से 3 प्रोसेस यहाँ पर दिखाई हीट सप्लाई हो रही है। लेकिन 2 से 3 प्रोसेस को बोलते हैं हम कौन सी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर क्या हो रही है, Q हीट सप्लाई हो रही है। फिर यहाँ पर 3 से 4 प्रोसेस, क्या है 3 से 4 प्रोसेस, जो यहाँ 3 से 4 प्रोसेस दिख रही है, एक कौन सी प्रोसेस होती है 3 से 4 प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस। और एक्सपेंशन प्रोसेस कौन सी, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एडियाबेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सपेंशन प्रोसेस है इसके अंदर भी ना कोई हीट सप्लाई हो रही ना ही रिजेक्ट हो रही है। और जो नीचे को एरो दिख रहा है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट और ध्यान में रखने होंगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये लाइन किसकी है, वॉल्यूम की है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, यहां से यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, जितना भी ये कैसा है, ज्यादा है, जबकि 2 पर वॉल्यूम कम है। इसको मैं आपको एक बनाकर दिखा देता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं एस डॉट डॉट बनाऊं तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V1 है। 2 पर वॉल्यूम आप देखेंगे तो क्या है, V2 है। यहाँ पर वॉल्यूम मतलब ज्यादा था, यहाँ पर इतनी जगह कितनी है, ये जगह देख रहे हैं, ये वॉल्यूम क्या है, कम है। मतलब कंप्रेसर प्रोसेस के दौरान 1 से 2 के दौरान वॉल्यूम कम हुआ, और क्या हुआ, प्रेशर देख रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 है, जबकि यहाँ पर प्रेशर क्या है,
P2 है, तो प्रेशर P1 से कितना P2 तक बढ़ा हुआ है। यहां पर कोई भी प्रेशर, ये देखो यहाँ पर P2 इक्वल टू क्या है, P3 है, क्योंकि एक ही लाइन पे है, तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुई। यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, 3 प्रोसेस पे V3 वॉल्यूम है, जबकि यहाँ 4 पर कितना है, V4 है। तो V4 ज्यादा है, V3 कम है, तो 3 पर जो वॉल्यूम था V4 पर आके क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो 3 से 4 प्रोसेस है इस दौरान वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और प्रेशर देखो कम हुआ। यहाँ पर P3 प्रेशर था, नीचे की ओर आएंगे तो प्रेशर कम होते हुए दिखेगा। यहाँ पर जो P4 प्रेशर है यह क्या हुआ, कम हुआ। तो एक्सपेंशन प्रोसेस में प्रेशर कम हुआ है और वॉल्यूम बढ़ा है, ये भी आप समझ गए। अब इसी को हम अपोजिट टीएस डायग्राम में देखेंगे। तो टीएस डायग्राम का मतलब होता है टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। क्या होता है, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में अगर हम 1 से 2 प्रोसेस देखें जो कंप्रेसर के अंदर हो रही है, कंप्रेसर के अंदर जो प्रोसेस होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको ऐसा देख लें, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या T2 टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, S1 इक्वल टू S2 एक ही लाइन पे है, और यहाँ पर भी क्या है, S3 इक्वल क्या है, S4 है, ये भी एक लाइन पे है। और जबकि टेम्परेचर में देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T3 है, यहाँ पर टेम्परेचर T3 है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T4 है। अब हम समझेंगे 1 से 2 प्रोसेस के दौरान क्या होता है, 1 से 2 प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब एंट्रोपी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है 1 से 2 प्रोसेस के अंदर। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, T1 से कहां पहुंचा, T2 पहुंचा, मतलब टेम्परेचर यहां पर बढ़ा है 1 से 2 प्रोसेस में। अब 2 से 3 प्रोसेस में क्या हुआ, इसके अंदर हीट सप्लाई हुई है, तो यहां पर हम देख रहे हैं एंट्रोपी क्या थी, यहां पर S1 या S2 थी, कांस्टेंट है, जबकि 3 तक पहुंचने में एंट्रोपी भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो यहां पर एंट्रोपी S1 S2 से कहा S3 S4 पे पहुंच गई है, मतलब 2 से 3, जो 2 से 3 प्रोसेस है इसके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, एंट्रोपी बढ़ी हुई है, और टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहां से देख रहा है 2 से 3, T2 से कितना पहुंचा है, T3 पहुंचा हुआ है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब 3 से 4 प्रोसेस में टेम्परेचर डाउन हुआ है। 3 से 4 प्रोसेस में क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन, मतलब टेम्परेचर कम हुआ है, और एंट्रोपी कैसी है, कांस्टेंट है। 3 से जो 4 प्रोसेस है टरबाइन के अंदर हो रही है, उसमें टेम्परेचर कम हुआ है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। फिर देखेंगे 4 से 1 प्रोसेस, यहां पर 4 से 1 प्रोसेस में क्या हुआ है, फिर से एंट्रोपी कम हुई है, क्या हुई है, एंट्रोपी कम हुई है, टेम्परेचर और डाउन हुआ है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस हैं बाहर निकली हैं, और कुछ हमारी गैसें उनका हम यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर है वो टरबाइन की शाफ्ट से ही बढ़ता है। इस तरह आप लोग दोनों को डायग्राम को समझ गए होंगे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है बड़े अच्छे से। अब हम बात करेंगे इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान से हमें समझना होगा। सिर्फ हमें क्या पीवी डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो पीवी डायग्राम लेकर चलेंगे, उसको समझेंगे। तो हमें इसमें फिर हेडिंग डालना है, एक प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। अब इसके दौरान क्या होता है, जैसे मैं बताया था, हीट सप्लाई एकदम जीरो होता है, जैसे Q इक्वल टू जीरो, मतलब हीट सप्लाई ना रिजेक्ट होती है ना ही इसके अंदर सप्लाई होती है, तो हीट क्या हो गई, जीरो हो गई। और जैसे मैंने बताया था, ये जो हमारी प्रोसेस है 1 से 2, यहाँ पर मैं टीएस डायग्राम समझाया था अभी कि एंट्रोपी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, एंट्रोपी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो सिर्फ हमें इतना लिखना पड़ता है। अब हम 2 से 3 प्रोसेस देखेंगे, फिर होती है सेकंड 2 से 3। 2 से 3 प्रोसेस बोलते हैं हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब यहाँ पर हीट सप्लाई होती है। और हीट सप्लाई का जो फॉर्मूला होता है, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ा था, वहां पर पढ़ा होगा Q इक्वल टू Cp, जो यहाँ पर नंबरिंग दी उसके अनुसार T3 माइनस T2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारी थर्ड प्रोसेस आती है 3 से 4 प्रोसेस। नेक्स्ट है 3 से प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पर भी हीट सप्लाई जीरो होती है, तो मैंने हीट सप्लाई जीरो लिख दी, Q इक्वल टू। और जो यहाँ पर भी एंट्रोपी, जब टीएस डायग्राम देखेंगे आप, जो मैंने ऊपर समझाया था, वहां पर भी S3 इक्वल टू S4 होता है, मतलब एंट्रोपी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कभी भी किसी को भी लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड, और पूरा जो 4th सेम के सभी सब्जेक्ट है उनकी PDF वीडियो लेक्चर सब कुछ मैंने उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दिया है। जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन किसी को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंकें दी गई हैं, उस वीडियो को आप देख लें, समझ में आएगा। नहीं तो हमारा नंबर भी, उस पर भी कॉन्टेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी प्रोसेस समझ में नहीं आती, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, आप अपना यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से याद कर लें। इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। तो ये नंबर है हमारा,
तो ये भी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है 4 से 1, जहां पर क्या हो रही है, हमारी हीट रिजेक्ट हो रही है, जहां पर एग्जॉस्ट गैसेस हैं जहां पर रिजेक्ट होती है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Q 4 से 1। एक कांस्टेंट कैसी होती है, प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे यहाँ पर क्या होती है, हीट रिजेक्ट हो रही है। तो जो हीट रिजेक्ट का फॉर्मूला है वह Q = Cp T1 - T4 हो जाएगा। ये भी आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले देखे, इनके आधार पर जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है उसको कैसे निकालते हैं, ये आगे आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। अब इस आधार पर जो इफिशियंसी का इसका फॉर्मूला होता है, वह इफिशियंसी का एक सिंबल होता है इक्वल, जो होता है फॉर्मूला 1 - 1 आरपी। यहाँ पर पी लगाते हैं, आरपी मतलब होता है प्रेशर रेशो। क्या होता है, प्रेशर रेशो। और पूरे का ऐसा हमें ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर लिखना गामा -1 गामा। ए हमारा कांस्टेंट होता है, एयर के लिए 1.4 वैल्यू होती है, गामा -1 गामा। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, इन सबके आधार पर निकलता है। इसी लेक्चर के अंदर इसका पूरा डेरिवेशन मैं नहीं समझा चुका हूँ, लेकिन इस पर मैं वादा करता हूँ सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसका डेरिवेशन उसमें समझाऊंगा। तो डेरिवेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता तो मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाऊंगा इस पर बना दूंगा। तो ये लेक्चर आपको नॉर्मल समझ में आ गया होगा कि ब्रेटन साइकिल पर अगर नॉर्मल हमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेटन साइकिल के जो वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम समझाइए, तो आप इस तरह पूरा लेक्चर समझा चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन में इसकी और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।